अभी इसने हमें क्या दिया, जनरल प्रिंसिपल दिया था, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसने क्या दिया हमें, जनरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। इसने किताब भी छापी थी बदतमीज ने, लेकिन हमको किताब विताब के बारे में नहीं पढ़ना है। तो इनके 14 प्रिंसिपल क्या हैं, आइए जरा समझते हैं। और इनके 14 प्रिंसिपल में सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। ओ बेटे, ये तो चुरा लिया। वहां पर डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यहां पर डिवीजन ऑफ वर्क है। ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क। लेट्स से एक बहुत बड़ा सा काम है, उसको छोटे छोटे काम में डिवाइड कर देना, और हर छोटा छोटा काम किसी एक एक बंदे को दे देना, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, एक पूरे बड़े टास्क को स्मॉल स्मॉल टास्क में डिवाइड करना और सबको छोटे छोटे टास्क असाइन कर देना, उसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। क्लास के एंड में एमसीक्यू सॉल्व होंगे, जो बच्चे पूछ रहे हैं मैं उनको बता रहा हूं। ठीक भाई, तो समझ में आ गया? नहीं, भालू नहीं बनाएंगे, ये बड़े स्मार्ट टाइप का था भाई। दूसरा है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा है मेरे भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा है टेलर में, डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये साथ में दे रखा था, यहां पर अलग अलग है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अंतर क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, लिख लो, राइट टू गेट वर्क, राइट टू गेट वर्क डन फ्रॉम अदर्स, राइट टू गेट वर्क एंड डन फ्रॉम अदर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द असाइन टास्क। मतलब क्या, अथॉरिटी क्या है कि भैया काम करवाओ, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, काम करवा लेना। नहीं बता रहे हैं, कानपुर से हैं हम। ठीक है, अथॉरिटी का मतलब क्या है, तुम्हें काम कर, भैया तुम्हें काम करने की हम दे रहे भैया, तुमको ये काम करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, भाई करवा लेना यार, तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस काम की, कराना ही कराना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जबरदस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, वीडियो के बाद कराऊंगा, आज कराऊंगा कराऊंगा बेटा एमसीक्यूज। शानदार, जबरदस्त, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, डिसिप्लिन। थर्ड है डिसिप्लिन, थर्ड है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का यहां मतलब भैया फील्ड ऑफ स्टडी नहीं है, यहां है रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी। रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी मतलब जो काम कर, एक दूसरे के प्रति अच्छा भाव, ठीक है ना, उसे बोलते हैं यहां पर डिसिप्लिन। अगर एक दूसरे के प्रति हमारे लिए डिसिप्लिन नहीं होगा, हम किसी को गिव ऑन टेक रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो अच्छे से काम नहीं कर सकते। डिसिप्लिन का मतलब यहां पर क्या है, रिस्पेक्ट ऑफ अथॉरिटी, नॉट फील्ड ऑफ स्टडी। बात समझना, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है भाई यूनिटी ऑफ कमांड। अब यहां से आपका जो क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी में बन के आ जाएंगे, देखते रहिएगा। यहां से जो प्रिंसिपल्स पढ़ने जा रहे हैं आप, फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। ध्यान से देखना बेटा, इस प्रिंसिपल पे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है जरा देखना। एक सुपीरियर है, ठीक है ना, और एम्प्लॉई है। ये सुपीरियर है और ये एम्प्लॉई है। एक एम्प्लॉय को एक सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए, ये यूनिटी ऑफ कमांड है। मतलब मेरे को 10 लोग काम बताएंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक बंदे से काम पता चलेगा तो मैं काम कर लूंगा। थैंक यू महातो फॉर द सुपर चैट। बात समझ में आ रहा है? एक सुपीरियर से अगर ऑर्डर मिलेंगे तो आप काम कर सकते हैं, इसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है, समझ में आया? एक बॉस एक ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहां से कंफ्यूजन बढ़ेगा बच्चे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं आया आज, बिल्कुल भी नहीं है। कानपुर में बहुत अच्छे लोग भी हैं, कानपुर में आईआईटी कानपुर भी है, पर रहता मैं लखनऊ में हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप लखनऊ में हूं।
चलो यूनिटी ऑफ कमांड देख लेते हैं, ये यूनिटी ऑफ कमांड हो गया, सॉरी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन देख लेते हैं। अब क्या है इसका मतलब है वन हेड वन प्लान, एक हेड के पास एक प्लान होना चाहिए। यहां पर क्या लगा था, यहां पर अगर कीवर्ड में लिख दूं यूनिटी ऑफ कमांड में क्या लिखेंगे, वन सुपीरियर employee should receive command from one superior employee should receive command from one superior। और यहां का मतलब क्या हो गया, वन हेड वन प्लान, एक सुपीरियर के पास एक प्लान होना चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बात समझ में आई, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या है। अब जैसे क्या है, एक प्लान है एक हेड के पास, तो उसी प्लान के ऊपर सारी वर्कफोर्स काम करेगी। जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन बढ़ा दो लिपस्टिक्स का, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास केवल एक ऑब्जेक्टिव है, प्रोडक्शन बढ़ा दो। तो एक हेड एक प्लान है तो उस पर सारी वर्कफोर्स काम कर सकती है। देयर शुड नॉट बी मल्टीपल प्लान्स, देयर शुड नॉट बी मल्टीपल प्लान्स फॉर अ वन हेड। समझ में आ रही बात, ऑल राइट, क्लियर है। चलो भाई यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये हो गया। अब आगे देखते हैं, 6th पॉइंट पर आते हैं, और ये पॉइंट भूल जाओगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद जर्नल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ये बोल दूं कि भाई अगर ये इंप्लॉय है लेट्स से, इसका गोल क्या होगा, ये क्या सोचता है, ये सोचता है मेरी सैलरी बढ़ा दो हे ईश्वर, ये सैलरी बढ़ा दो, मेरी सैलरी बढ़ा दो, इसका ये इंडिविजुअल गेम है। और जनरल इंटरेस्ट क्या है, अगर भैया कंपनी की तरक्की हुई तो इसकी सैलरी बढ़ेगी। इसने अपना मोटो, इसने अपना ऑब्जेक्टिव कंपनी के ऑब्जेक्टिव से अगर लिंक कर दिया, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट कर दिया, तो दोनों की तरक्की ऑटोमेटिकली होने लगेगी। पर्सनल गोल को कंपनी के गोल से लिंक कर दो, कंपनी के गोल को पर्सनल गोल से लिंक कर दो, दोनों की तरक्की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, डिफरेंस बिटवीन यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कमांड में एक एम्प्लॉय एक सुपीरियर से ऑर्डर लेता है, और डायरेक्शन में एक जो सुपीरियर है उसके पास एक प्लान होता है, ठीक है ना, बॉस के पास एक प्लान होगा तो वर्कफोर्स अच्छे से काम करेगी। 7th पॉइंट पर आ रहे हैं, और 7th पॉइंट है हमारा रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब भत्ता, पैसा, रोकड़ा, रेम्यूनरेशन, सैलरी, वेजेस। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होगा, देयर शुड बी जस्ट रेम्यूनरेशन। जस्ट मतलब सही रेम्यूनरेशन होना चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए किसी भी इंप्लॉय का सैलरी, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। जितने एफर्ट्स वो कर रहा है उतना रेम्यूनरेशन उस बंदे को मिलना ही चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या है, जस्ट रेम्यूनरेशन, बिल्कुल सही रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं चाहिए भाई कोई काम नहीं करता उसकी सैलरी ज्यादा है, और जो बहुत काम करता है उसकी सैलरी कम है। एवरीबडी शुड बी एट सेम स्टेज, जितना काम करोगे उतना पैसा होना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, सेंट्रलाइजेशन। 8th पॉइंट पर आ रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन। अब इस सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, जितना जरूरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस सेंट्रलाइज होना चाहिए, और जो जनरल डिसीजन होते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। मतलब जितना इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं उन सबको टॉप मैनेजमेंट को लेना चाहिए, और उतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस नहीं है, उतने इंपॉर्टेंट रोल्स नहीं है, उसको क्या करना चाहिए, डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। मतलब सब लोग, कोई भी इंप्लॉय ले सकता है उस पर्टिकुलर चीज का डिसीजन। इससे क्या होता है, इफेक्टिवली काम हो जाएगा। ज्यादा जरूरी नेचर वाले काम सुपीरियर पर छोड़ दो, कम जरूरी नेचर वाले काम के डिसीजंस हम लोग इंप्लॉइज के ऊपर छोड़ देते हैं, हेड्स के, डिपार्टमेंटल हेड्स के ऊपर छोड़ देते हैं। बात समझ में आई सभी को, वेरी गुड, सुपर्ब, क्या बात है, सेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं स्केलर चेन, और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आपके एमसीक्यू में। स्केलर चेन, अब ये स्केलर चेन क्या होता है जरा देखो।
स्केलर चेन क्या होता है? लेट्स से देयर इज टू डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, और एक ये डिपार्टमेंट है जिसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। पहले क्या करना होता था, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से बात करने के लिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ऐसा रखना पड़ता था, ठीक है ना? यहां पे गया, फिर ऐसे, मतलब आपको इनसे बात करनी पड़ेगी, फिर इनसे, फिर इनसे, फिर ऐसे बात होती थी। इस तरह का फ्लो होता था। स्केलर चेन के अंदर एक चीज आ गई, गैंग प्लैंक। उसे क्या बोलते हैं? एक डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से सीधा बात कर सकता है। इस चीज को क्या बोलते हैं? गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, ठीक है? बात समझ में आ गई सभी को? एक डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से सीधा बात कर सकता है। इससे क्या होता है, जो आपका स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन, स्पीड ऑफ वर्क है, वो जल्दी जल्दी काम होने लगते हैं। ठीक है, समझ आई सभी को? ठीक है। गैंग प्लैंक का मतलब क्या है बेटा? एक डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से सीधा बात कर सके। पहले आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एक एक हेड से थ्रू जाना पड़ता था, आप सीधा बात कर सकते हो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल डिपार्टमेंट से सीधा बात कर सकता है, सेल्स फाइनेंस से सीधा बात कर सकता है, फाइनेंस एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट सीधा बात कर सकता है। पहले क्या होता था? एक चेन को फॉलो करना पड़ता था। आगे बात करते हैं ऑर्डर के ऊपर, और ये बच्चे सारे के सारे गलत करते हैं। मैं लिख दे रहा हूं, ये गलत करोगे, ये गलत कर दोगे तुम, मैं बता रहा हूं तुम्हें। ऑर्डर का मतलब यहां पर ऑर्डर देना नहीं होता है, बॉस से सुपीरियर से ऑर्डर लेना नहीं होता है। यहां पर बात कर रहे हैं मटीरियल एंड सोशल ऑर्डर की, मटीरियल एंड सोशल ऑर्डर की। मतलब एवरीथिंग शुड हैव अ प्रॉपर ऑर्डर एंड एवरीथिंग शुड हैव अ प्रॉपर प्लेस, ठीक है ना? अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज राइट प्लेस। सिमिलरली अ प्लेस फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज अपॉइंटेड टू अ प्रॉपर प्लेस। इसका मतलब क्या? कहने का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे एक फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री क्या है? इस फैक्ट्री में टूल्स रखने की मान लो जगह है, तो सारे टूल्स एक प्रॉपर जगह पर रखे होने चाहिए ताकि सही से उनका इस्तेमाल हो सके। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑर्डर। और एक मान लेते हैं ऑफिस है, हर सही इंप्लॉय सही जगह पर होना चाहिए। लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग वाला मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, सेल्स वाला सेल्स डिपार्टमेंट में, और एडवर्टीजमेंट वाला एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में। मतलब सही आदमी सही पोजीशन पर और सारा सामान सही जगह पर होना चाहिए। इसको बोलते हैं ऑर्डर, मटीरियल एंड सोशल ऑर्डर। यहां से क्वेश्चन तुमको मिल जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे तुम, मैं बता रहा हूं तुम्हें बार बार। हाँ जी, राइट मैन एट राइट जॉब, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है यहां पर 11th वाले पॉइंट पर आते हैं, इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या होता है यहां पर? इक्विटी का मतलब यहां पर इक्वालिटी है। मतलब मेल की जितनी सैलरी है दैट शुड बी इक्वल्स टू फीमेल की सैलरी। ऐसा नहीं है कि लड़कियां हैं तो उनको सैलरी कम दो, लड़के हैं तो उनको ज्यादा दो, या वाइस वर्सा, लड़कियां हैं तो उनको सैलरी ज्यादा दो, फेवरिज्म करो, और लड़के हैं तो उनको सैलरी कम दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इन द सेम वे। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ, जैसे बोलते नहीं है कि डिफरेंसेस बिटवीन इंप्लॉइज, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। वेरी गुड, सुपर्ब। आगे बढ़ते हैं, और अगला क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या है? हर आदमी को कम से कम यह पता होना चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कितने दिनों तक के लिए इंप्लॉय है। मतलब 12 मंथ्स का इंप्लॉय है, 3 इयर्स का इंप्लॉय है, मतलब कितने दिनों तक वो मिनिमम काम करेगा। मैक्सिमम पता ना हो, लेकिन मिनिमम कितने दिनों के लिए आप उसको नौकरी पर रख रहे हैं यह पता होना चाहिए। सबका टेन्योर फिक्स होना चाहिए ताकि जितने भी समय के लिए वो है उतने समय के लिए वो अच्छे से काम कर सके आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसे बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अगला पॉइंट है इनिशिएटिव। सब 13 पर आ रहे हैं बेटा, और 13 पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब है, चाहे वो इंप्लॉई जो आपके वहां झाड़ू लगाता हो, चाहे वो इंप्लॉई जो सबसे सीनियर मोस्ट है, सबसे हम लोगों को आइडियाज ड्रॉ करने चाहिए। सबको एक ऑप्शन देना चाहिए कि आप हमारी कंपनी के तरक्की के लिए कुछ ना कुछ अपना आइडियाज देते रहें। Everybody should be encouraged. Everybody should take initiative to build a particular company. अगर ऐसा होगा तो कंपनी हमेशा तरक्की करेगी, हमेशा ग्रो करेगी। तो इनिशिएटिव समझ में आ रहा है? फ्रॉम पिन टू एलिफेंट, सारे के सारे लोगों को आपको इनिशिएटिव देना चाहिए, मोरल बूस्ट करना चाहिए, ताकि वो कंपनी की तरक्की के लिए कोई ना कोई आइडिया जरूर देते रहें। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा चैप्टर कौन सा चला, दिस इज चैप्टर नंबर 6 गोइंग ऑन।
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और लास्ट है एस्प्री द कॉप्स। एस्प्री द कॉप्स, इसका मतलब क्या है? यूनिटी। देयर इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर यूनिटी नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं कर सकता। यूनिटी इज द की, यूनिटी ऑफ स्ट्रेंथ। एम्प्लॉयज के बीच में यूनिटी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में यूनिटी, एम्प्लॉय और कस्टमर्स के बीच में यूनिटी। अगर सब लोग एक दूसरे की तरक्की के लिए काम करेंगे, मैं काम करूं कि तू रोटी खा सके, तू काम करे कि वो रोटी खा सके, अगर ऐसा कोऑपरेशन हो जाएगा तो भैया क्या हो जाएगा? यहां से वासुदेव कुटुंबकम हो जाएगा।